जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका हिंदी नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख टाइम पीरियड क्या था। तो अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड रफली 2600 से 1700 बीसी के आसपास माना जाता है। ठीक है, 1700 बीसी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी लोकेशन क्या थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी और इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता कैसे पड़ा। तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड कर रखी है। इसमें आपको इंडियन मैप, पाकिस्तान का मैप और एक रेड स्पॉट दिख रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आप एक नदी देख पा रहे हो ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है और इसकी कुछ सहायक नदियाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो जो ये पूरी सभ्यता थी वो सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी, या उनकी जो सहायक नदियां हैं सिंधु नदी की, उनके आसपास ये सभ्यता फैली हुई थी। इसलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये जो रीजन है इंडिया का, यानी कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट में और पाकिस्तान के कुछ हिस्से में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। और किस नाम से इसको जानते हैं, तो और इसको हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा, तो पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी वो हुई थी हड़प्पा, और उसी के नाम पे हम लोगों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखो इंडस वैली पता चल गया आपका। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो पूरी की पूरी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे फैली हुई थी। इस वजह से हम लोग इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा जो है पहली साइट आपकी डिस्कवर हुई थी, इसलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसको एक नाम से और जाना जाता है, उस वो नाम है आपका ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन यानी कि कांस्य युगीन सभ्यता। अच्छा, जो हड़प्पा वाले लोग थे ये कांसे से परिचित हो चुके थे, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन मानते हैं। और इसके पहले अगर आप पढ़ोगे तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल पढ़ोगे। इसके बाद आपकी चैल्कोलिथिक शुरू हो जाती है, यानी कि कौन सी, कॉपर एज। ठीक है, ताम युगीन सभ्यता शुरू हो जाती है। वो लोग तांबे से परिचित थे और ये जो है कांसे से परिचित हो चुके थे। लेकिन जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो हड़प्पा सभ्यता है और चैल्कोलिथिक आपकी है साइट, वो साथ साथ में चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि चैल्कोलिथिक पहले खत्म हो गया था उसके बाद आपकी ब्रॉन्ज एज शुरू हुई, नहीं, दोनों साथ साथ पे ही चल रहे थे। और ये लोग ब्रॉन्ज का आविष्कार कैसे किया, कांसे का आविष्कार कैसे किया, खोज कैसे किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फैली हुई थी कहाँ पे, अपने इंडिया में बात करें तो पंजाब में थी, गुजरात में थी, राजस्थान में थी, एमपी में थी, ठीक है, महाराष्ट्र में थी, यूपी में ये थी, हरियाणा में थी, पाकिस्तान में ये सिंध में फैली हुई थी। ठीक है, और बलूचिस्तान में फैली हुई थी, पंजाब एक पाकिस्तान में है वहाँ फैली हुई थी। तो ये लोग क्या करते थे, अगर आपको कॉपर माइंस पता हो कि इंडिया में कहाँ पाई जाती हैं, जैसे राजस्थान में आपकी खेतरी माइंस पाई जाती हैं, ठीक है, मलज खंड हो गया, तो यहाँ से ये लोग कॉपर उठाते थे। ठीक है, यहाँ से ये लोग उठाते थे कॉपर। और जो ब्रॉन्ज है ये एक एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है कि मिश्र धातु। ठीक है, एलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। मिश्र धातु वे धातुएं होती है जैसे कि दो धातुओं को या दो धातुओं को आपस में मिलाकर जो धातु बनती है उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोग कॉपर और टिन को मिला के किसका निर्माण करते हैं, ब्रॉन्ज का। ठीक है, और ये टिन कहाँ से लाते थे, तो ये जो ऊपर आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है यहाँ से ये लोग टिन लेके आते थे और दोनों को मिला देते थे। इसके बाद आपका ब्रॉन्ज बन जाता था और उसका ये लोग यूज करते थे, इसलिए जो है हम लोग इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इनको अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था, यानी शहरी सभ्यता थी। हाँ, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये एक शहरी सभ्यता थी। क्यों थी ये आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बता दिया कि ये सिंधु नदी के किनारे थी। ठीक है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। इसका नाम किसने रखा था, अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम रखा था जॉन मार्शल ने। ये कौन थे, ये जो है अपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे उस टाइम जब पहली साइट खोजी गई थी 1920 या 1921 के आसपास। ठीक है, अगर आपसे फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछता है तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर कनिंघम जी। ठीक है, या फिर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्प्रेड अक्रॉस कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, ये चीज़ें देखते हैं। तो मैंने बताया इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी में फैली हुई थी, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक ये फैली हुई थी। अब बात करते हैं एक्सपेंशन इसका कहाँ से कहाँ तक था फैला हुआ, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में। तो आपको नॉर्थ में याद रखना है मांडा, जो कि एक जम्मू कश्मीर की साइट है। वेस्ट की अगर बात करें तो सुतका गेंडोर, ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर, और साउथ की बात करें तो दैमाबाद। सुतका गेंडोर आपका कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान के एरिया में पड़ता है, पाकिस्तान में। आलमगीरपुर आपका एमपी में आ जाता है, और साउथ में आपका दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में आता है। आप ऐसे अपना जो मैप वाला चलता है डायरेक्शन वो याद कर लेना। नॉर्थ में आपका आता है मांडा,
ठीक है। वेस्ट में आपका आता है सुतका गेंडोर, ईस्ट में आता है आपका आलमगीरपुर और साउथ में आता है आपका दैमाबाद। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद करनी है यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इनकी टाउन प्लानिंग कैसी थी, मतलब कि इनका जो नगर नियोजन था वो कैसा था, कैसे ये लोग अपने नगर में रहते थे। तो बात करते हैं, पहली बात तो लिखा हुआ है, पहला पॉइंट लिखा हुआ है टाउन इन टू पार्ट। टाउन इन टू पार्ट का हिंदी मतलब है कि जो इनका नगर था वो दो भागों में विभाजित था। कौन कौन से थे? पहला तो सीटाडेल था, जिसको एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको अपर टाउन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा था लोअर टाउन। ठीक है, दो तरह के, दो भाग में इनका टाउन जो था वो विभाजित था दो पार्ट में। एक तो होता था आपका अपर टाउन, एक होता था लोअर टाउन। ठीक है, कुछ ऐसा होता था। यहाँ पे जो ये वाला अपर टाउन है, और यहाँ पे रिच क्लास के लोग या मर्चेंट क्लास के लोग रहते थे, और यहाँ पे जो है वो आम क्लास के लोग रहते थे। ठीक है, आम लोग रहा करते थे। यहाँ पे दो भागों में विभाजित था। एक ऐसी साइट भी मिली है जो तीन भागों में डिवाइड थी। एक तो सीटाडेल था, लोअर टाउन था, और एक मिडिल टाउन भी वहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, आगे सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। फिर लिखा हुआ है ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है? ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि जो इनकी सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। ऐसे समझो कि ये कुछ मान लो बना हुआ है। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। मान लो इनके ये घर बने हुए हैं, ये होता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, यहाँ से आप देखो तो एक दूसरे को सड़कें जो है वो 90 डिग्री में काट रही हैं। यहाँ पे घर है आपका, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पर घर है। ठीक है, इन जगह पे घर हुआ करते थे, और जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। इसका फ़ायदा ये होता था, जैसे इधर से हवा चली तो हवा पूरी रोड को साफ़ करते हुए इधर से निकल जाएगी, तो इनका जो इनकी सड़कें होती थी वो अपने आप साफ़ हो जाती थी। ये होता है ग्रिड सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है ये अपने घर की जल निकासी भी करते थे। ठीक है, यानी नाली का निर्माण भी ये लोग करते थे। फिर क्या देखने को मिला इनके टाउन में? एक तो गबरबंद नाला देखने को मिला। ठीक है, गबरबंद नाला को ये लोग यूज़ करते थे टू स्टोर वाटर इन बलूचिस्तान। ठीक है, जो गबरबंद नाला मिला है वो बलूचिस्तान में देखने को मिला था, और ये लोग वाटर को रिजर्व करने के लिए उसका यूज़ करते थे। नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन एंड सिंडन। कॉटन को ही सिंडन बोलते हैं। ठीक है, कपास, इन्होंने पहली बार कपास की खेती की थी, इसका मतलब ये है। आगे क्या देखने को मिलता है और कैसे हम लोगों को पता चलता है इन सारी चीज़ों के बारे में? तो पशुपति सील एक मिलती है। ठीक है, एक सील है पशुपति, है ना? उसमें प्रोटोसिवा की एक मूर्ति बनी हुई है, उसके आसपास चारों ओर जानवर बने हुए हैं। अभी मैंने फोटो भी ऐड कर रखी है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ठीक है, पशुपत सील देखने को मिलती है, वहाँ से पता चलता है इनकी टाउन प्लानिंग ऐसी थी। ये लोग कौन-कौन से जानवर से परिचित थे, ये हम लोग देख लेते हैं। तो एनिमल इन इट लिखा हुआ है, मतलब कि इस सील में कुछ जानवर देखने को मिले थे। बुफैलो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर, डियर एंड राइनो, यानी कि भैंस हो गई आपकी, हाथी हो गया, चीता हो गया, भालू हो गए, हिरन हो गए, और राइनो मतलब यूनिकॉर्न हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है। ये देखो आप, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सीटाडेल है। ठीक है, आपका सीटाडेल और लोअर टाउन, ये वाला जो आप पार्ट देख पा रहे हो इसको बोलते हैं सीटाडेल, और ये जो फैला हुआ है इसको बोलते हैं लोअर टाउन। दो भागों में आपका जो सभ्यता थी, इसके नगर थे, दो भागों में विभाजित होते थे। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्रिक लगी हुई है, पकी हुई ईंटें देखने को मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांस थे और शहरी सभ्यता के लोग थे। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सील मिली थी, पशुपत सील इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे इनके ये जो प्रोटोसिवा की मूर्ति बनी हुई है, ये योग पोस्चर में बैठे हुए हैं। ठीक है, यौगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं। इनके आसपास आप देख पाओ तो ये देखो जानवर बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आप इनकी नाली देख सकते हो, ये एक नाली बनी हुई है। हर घर से एक जो नाली होती थी, निकासी व्यवस्था होती थी, वो मेन नाली में आके जुड़ जाती थी। ये आपका गबरबंद नाला है, इसका उपयोग ये लोग वाटर को रिजर्व करने के लिए करते थे। ये रही आपकी पशुपति सील। इसमें ध्यान से देखोगे तो आपको नीचे दो हिरन देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये दो हिरन हो गए, एक बफेलो देखने को मिलती है, एक यूनिकॉर्न या एक सींग वाला गैंडा देखने को मिलता है, एक टाइगर देखने को मिलता है, और एक एलिफेंट देखने को मिलता है। ये इनके प्रोटोसिवा है, जिनकी ये लोग पूजा भी करते थे। ठीक है, इनकी पूजा भी करते थे ये लोग। ये यौगिक पोस्चर में बैठे हुए दिखाई दिए। ऊपर आपको कुछ और फिगर देखने को मिल रहे हैं, इसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जो पिक्चर्स के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक है, और इसको अभी तक डिसाइफर नहीं किया जा सका है। ठीक है, मतलब इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसी के साथ साथ एक सभ्यता और चल रही थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, जो कि इराक में चल रही थी, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफर कर लिया गया, लेकिन हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है इसको डिसाइफर अभी तक नहीं कर पाए हम लोग। अब देखते हैं ट्रेड क्या था, इनका व्यापार जो करते थे वो कैसे करते थे ये लोग। तो ट्रेड की बात करें तो लिखा हुआ है ट्रेड विद मेसोपोटामिया। मैंने बताया मेसोपोटामिया इन्हीं के समकालीन एक सभ्यता और चल रही थी। कहाँ की ये सभ्यता थी? तो ये जो है वो इराक की सभ्यता थी। ठीक है, इराक की ये सभ्यता थी।
इनके साथ ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, कैसे पता चला, इसके एविडेंस कैसे मिले कि मेसोपोटामिया वालों के साथ ये लोग व्यापार करते थे? तो कुछ हड़प्पन सील वहाँ पे मिली थी मेसोपोटामिया में, जिससे ये साबित होता है कि जो हड़प्पा वाले लोग थे वो मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। ठीक है, वेट मेजरिंग मिली, मतलब जो बाँट होते हैं, ठीक है, तौल माप के लिए जो बाँट होते हैं वो वहाँ पे मिले, और इनके बाँट जो थे वो 16 के मल्टीपल पे थे, यानी कि 16 आना सुना होगा ना आपने, 16, ठीक है, फिर 32, फिर 48, फिर ऐसे ऐसे करके 16 के मल्टीपल पे इनके बाँट मिलते हैं। फिर लिखा हुआ है बार्टर सिस्टम यूज़। बार्टर सिस्टम का यूज़ क्या होता है? बार्टर सिस्टम का आप देखो, मैं बनाता हूँ कुछ, ठीक है, ये मान लो 2 लोग हैं, बार्टर सिस्टम का यूज़ यही होता है। ठीक है, ये 2 लोग हैं, अब एक के पास क्या है कि इनके पास है चावल और इनके पास है गेहूँ, तो ये लोग क्या करेंगे, इनसे ये चावल ले लेगा और इनको गेहूँ दे देगा, मतलब एक दूसरे के पास जो सामान होती थी वो आपस में एक दूसरे से बदल लेते थे, यही होता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, तो इसका यूज़ ये लोग करते थे। ट्रेड लैपिस लजूली, अब लैपिस लजूली क्या है, ये व्यापार करते थे लैपिस लजूली का, ये एक ब्लू स्टोन है, ठीक है, ब्लू स्टोन है लैपिस लजूली, इसका ये लोग व्यापार करते थे। ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने ऐड कर रखा है, ये देखो, ये वाला जो पत्थर है ये लैपिस लजूली है आपका, और ये इनके बाँट है। ठीक है, ये जो है इनके बाँट हैं यहाँ पे, जो कि 16 के मल्टीपल पे थे। अब आगे बात करते हैं इनके टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की, मतलब क्या-क्या चीज़ों का ये लोग निर्माण करते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ब्रॉन्ज टूल फाउंड हुए थे, जिससे पता चलता है इनको कि ब्रॉन्ज के बारे में पता था इन्हें। ब्रॉन्ज टूल बनाते थे, मतलब कि ब्रॉन्ज के हथियार बनाते थे ये लोग। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है अनअवेयर ऑफ आयरन, मतलब कि ये लोग अभी तक लोहे से परिचित नहीं हुए थे। देखो, कांसे से परिचित हो गए थे, लेकिन लोहे से ये लोग अभी तक परिचित नहीं थे। जियोडाइट स्टोन मिला था, कहाँ पे मिला था? दाऊसली हेडिंग में मिला था आपका, जो कि एक असम की साइट है, वहाँ पे देखने को मिला था। जियोडाइट स्टोन एक ग्रीन कलर का पत्थर होता है। पॉटरी एंड पॉटर व्हील फाउंड हुआ था। पॉटरी का मतलब होता है कुछ मिट्टी के बर्तन या बर्तन मिले थे, ठीक है, और पॉटर व्हील का मतलब होता है जिस चाक, सुना है ना चाक, जिस पे कुम्हार बर्तन बनाते हैं, वही होता है पॉटर व्हील। ठीक है, वो फाउंड हुआ था। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब इनका व्यवसाय क्या था, ये लिखा हुआ है। टेक्सटाइल था, ब्रिक था, ज्वेलरी और बोट। टेक्सटाइल का मतलब है ये कपड़े बनाते थे, ठीक है, कपड़े बुनते थे, उसको टेक्सटाइल बोलते हैं। कपड़े का व्यापार करते थे। ब्रिक बनाते थे, ठीक है, ब्रिक लेयरिंग करते थे, मतलब ईंटें बनाते थे, और ज्वेलरी बनाते, बीड मेकिंग करते थे, जो मोतियों की, जैसे छोटी छोटी मोतियाँ होती हैं उनको पिरोया जाता है, ठीक है, पिरोने को बोलते हैं बीड मेकिंग, और उन्हीं से ये लोग ज्वेलरी बनाते थे। बोट का निर्माण भी ये लोग करते थे, और ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चली, इनकी सील जो होती थी उनमें मार्किंग होती थी, ठीक है, तो उनसे पता चलता है कि ये लोग इनके सबके बारे में जानते थे। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्रॉन्ज टूल है, इनके हथियार बने हुए हैं ब्रॉन्ज के, ठीक है, ये आपका जेडाइट स्टोन है। ये देखो, यहाँ पे एक सील मिली थी जिसमें नाव बनी हुई है, ठीक है, इससे पता चलता है कि ये लोग नाव का भी निर्माण करते थे। ये आपके कुछ बर्तन है, खिलौने हैं, और ये आपकी ज्वेलरी है, ठीक है, जो मिली है। इससे पता चलता है इन सारी चीज़ों को ये लोग बनाते थे और उनका व्यापार भी करते थे। ये इनकी मदर गॉडेस है, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति मिली थी। अच्छा, देखते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में इनकी, यानी कि जो धार्मिक रूप से ये लोग कैसे थे, किस चीज़ को मानते थे, किस चीज़ को नहीं मानते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो लिखा हुआ है फैलस। फैलस का मतलब होता है मेल जेनिटल ऑर्गन, ठीक है, और योनि, ठीक है, योनि बोलते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन को। इन दोनों की पूजा करते थे ये लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो फैलस और योनि की पूजा करते थे, जो कि अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी हम लोग करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, ठीक है। फिर पशुपति, जो मैंने सील में दिखाई, प्रोटोसिवा, उनकी पूजा करते थे, ट्रीज़ की करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे, एनिमल की करते थे, मदर अर्थ की करते थे, ठीक है। ये एक मूर्ति आपको दिख रही होगी, इनकी मदर अर्थ है, और यहाँ से इनका जो भ्रूण है, यहाँ से एक पेड़ को उगते हुए दिखाया गया है, ठीक है। इनकी पूजा करते थे, और जो मेन पॉइंट है इसका, बिलीव इन घोस्ट, मतलब ये भूत प्रेतों पे विश्वास करते थे। ये इनका धार्मिक जो था वो सारी चीज़ें थी। यही प्रोटोसिवा की मूर्ति यहाँ पे भी लगी हुई है। अब आगे बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। कौन कौन से जानवर के बारे में ये लोग जानते थे, किसको पालते थे, और किसके बारे में इनको नहीं पता था, वो सारी चीज़ें अब देखते हैं। तो अगर बात करें तो बुफैलो को जानते थे, यानी भैंस के बारे में। भैंस को ये लोग पालते थे, गोट को पालते थे, शिप्स को, ऑक्सन, पिग्स, एसेस, कैमल्स और एलिफेंट, हाथी, ऊँट, गधे, सूअर और बैल, ठीक है, भेड़, बकरी और बफेलो, इन सब के बारे में इनको पता था। और जो नहीं पता था वो अनअवेयर ऑफ काऊ एंड हॉर्स, मतलब कि गाय और घोड़े के बारे में ये बिल्कुल अनअवेयर थे, इनको पता नहीं था। हालांकि एक घोड़े की हड्डी मिलती है, कहाँ से मिलती है, सुरकोटडा से मिलती है, सुरकोटडा से मिलती है एक घोड़े की हड्डी, लेकिन उसके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि ये लोग घोड़े से परिचित थे, क्योंकि बाकी जो साइट डिस्कवर की गई वहाँ से घोड़े के साथ नहीं मिले हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं मानते हैं कि ये लोग घोड़े के बारे में जानते थे। अब बात करते हैं पॉलिटी, इनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी। तो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी थी, यानी व्यापार समिति, व्यापार करते थे ये लोग, और
इनमें किनका शासन होता था, तो मर्चेंट क्लास जो व्यापारी होते थे वो शासन करते थे, ठीक है। एक मर्चेंट क्लास हो गया यहाँ पे जो शासन करेगा, और यहाँ पे जो रहते हैं आम लोग रहते हैं वो लोग, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जो मर्चेंट क्लास होते हैं उनका यहाँ पे शासन होता था। स्क्रिप्ट की बात करें अगर, स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है और एक स्क्रिप्ट होती है, लिपि और भाषा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट इनकी पिक्टोग्राफिक थी, वही पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे ये लोग। और बस्टोफेडोन स्क्रिप्ट थी, मतलब ये लोग उल्टा लिखते थे, ठीक है, ऐसे लिखते थे ये लोग। अगर बात करें लिखते कैसे थे, तो ये लोग ऐसे कुछ लिखते थे, ठीक है, उल्टा लिखते थे, इसको बोलते हैं बेस्टोफेडोन स्क्रिप्ट। और पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है पिक्चर्स के फॉर्म में लिखते थे, जिसको अभी तक डिसाइफर नहीं कर सके हम लोग। अब बात करते हैं हमको पता कैसे चलता है इन सब के बारे में कि ये पिक्टोग्राफिक लिखते थे। तो यहाँ पे कुछ सील आप देख सकते हो, ठीक है, ये मोहरे यहाँ पे देख सकते हो जिनमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई है, इससे पता चलता है कि ये लोग पिक्चर्स के फॉर्म में लिखा करते थे। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स डिस्कवर की हुई है और वहाँ पे क्या क्या मिला है, ठीक है, जो प्लेसेस मिले हैं खुदाई में, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो सारी चीज़ें देखते हैं। पहली साइट जो डिस्कवर हुई है वो हुई है हड़प्पा आपकी, ठीक है। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने किया था इसकी खोज? तो दयाराम साहनी ने किया था। कहाँ पे है? पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है। और यहाँ से मिला क्या है? 6 ग्रेनरीज इन ईच रो एंड कॉफिन बरियल। आप यहाँ से देख सकते हो, ये थोड़ा सा छोटी फोटो है लेकिन आप समझने की कोशिश करना। ये कुछ 12 अन्नागार मिले थे, ठीक है, ग्रेनरी मिली थी। एक रो में 6 हैं, दूसरी रो में 6 हैं, ठीक है, ऐसे करके है ये, ठीक है। तो 12 ये ग्रेनरी मिली थी, एक कॉफिन बरियल मिला था। कॉफिन बरियल होता है ताबूत के साथ जो दफनाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉफिन बरियल। तो हड़प्पा से ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कब खोज हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कहाँ पे है? पंजाब में है, रावी नदी के किनारे है। क्या मिला है? 6 ग्रेनरीज मिली है, मतलब टोटल 12 मिली हैं, लेकिन एक रो में, एक लाइन में 6 हैं, दूसरी लाइन में 6 हैं, ठीक है। कॉफिन बरियल मतलब कि ताबूत के साथ जो दफनाया जाता था उसको बोलते हैं कॉफिन बरियल, यहाँ से देखने को मिला। अगली साइट हम लोग देखते हैं मोहनजोदारो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइट है और सबसे लार्जेस्ट साइट है पूरे हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। किस प्रांत में है? तो याद रखना सिंध प्रांत में पड़ता है ये आपका। किस नदी के किनारे है? तो इंडस रिवर के किनारे है। किसने खोज की थी इसकी? तो आर डी बनर्जी, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी है आपकी, सबसे बड़ी साइट है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल त्रिभंग मुद्रा, ठीक है, एक मूर्ति मिली थी, अभी हम लोग देखते हैं। स्टेटाइड बियर्डेड मैन मिले थे, मोदी जी हमारे। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस मिली थी। ग्रेट बाथ एंड ग्रेनिट्री मिली थी। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, ठीक है। तो याद रखना ये जो है ये इनकी मदर गॉडेस है, जो कि मिट्टी से बनी हुई एक मूर्ति है। और क्या यहाँ से मिला है? तो ये मिले हैं मोदी जी हमारे, मोदी जी तो नहीं है, ठीक है। ये इनके बियर्डेड मैन है, ये यहाँ से आप इनकी दाढ़ी देख सकते हो, ठीक है। एक बियर्डेड मैन मिला है, किसकी मूर्ति बनी है? स्टियाटाइट बियर्डेड मैन है, एक मुलायम पत्थर होता है स्टियाटाइट, ठीक है, उसकी मूर्ति बनी हुई मिली है। एक बियर्डेड मैन, इनको पुजारी मानते हैं वहाँ का, ठीक है, कि पुजारी थे ये वहाँ के। ये एक डांसिंग गर्ल मिली है, त्रिभंग मुद्रा। अब त्रिभंग मुद्रा क्या होती है कि ये 3 जगह से बैंड है, अगर ध्यान से देखोगे तो एक यहाँ से बैंड है, एक हाथ के पास से बैंड है और एक गर्दन से बैंड है। 3 जगह से ये मुड़ी हुई है, इसलिए इसको त्रिभंग पोस्चर या त्रिभंग मुद्रा बोलते हैं। और किस चीज़ की बनी है? तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कांस्य की, ठीक है। ये आपका ग्रेट आपका बाथ मिला है, ठीक है, स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इसमें लोग रिचुअल परफॉर्मिंग के लिए आते थे, स्नान करने के लिए आते थे, ठीक है। और ऐसा मानते हैं क्योंकि ये देखो यहाँ पे कुछ चेंजिंग रूम बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पानी हुआ करता था और यहाँ पे नहा के अपना पूजा पाठ करते थे, रिचुअल बाथिंग करते थे यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रेट ग्रेनरी है, सबसे बड़ी अन्नागार या सबसे बड़ा अन्नागार जो है वो कहाँ पे मिला है? मोहनजोदारो पे। तो आपकी एक इंपॉर्टेंट साइट है मोहनजोदारो। कहाँ पे है? सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। लार्जेस्ट साइट है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल कौन सी? ये वाली है, ठीक है। स्टेटाइट बियर्डेड मैन ये वाले हैं हमारे भाई साहब। क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस ये है। ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरी आपकी ये है। और बाथ जो है आपका ये है स्नानागार, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं लोथल। लोथल जो है इसके बारे में देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिला है। लोथल में आपको सबसे पहले याद रखना है किस नदी के किनारे है, तो भोगावा रिवर के किनारे। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे एक डॉकयार्ड देखने को मिलता है, एंशियंट पोर्ट आपको देखने को मिलता है, मतलब बंदरगाह देखने को मिलता है, फायर अल्टर देखने को मिलते हैं। फायर अल्टर का मतलब होता है हवन बेदी, ठीक है, जिसपे हवन बैठ के हम लोग करते हैं, उसको बोलते हैं फायर अल्टर। जॉइंट बरियल आपको देखने को मिलता है। जॉइंट बरियल का मतलब पता है क्या होता है? 2 स्केल्टन एक साथ मिले थे, ठीक है, उसको बोलते हैं जॉइंट। 2 लोगों को एक साथ दफनाया जाता था, उनको बोलते हैं जॉइंट बरियल, ठीक है। टेराकोटा शिप्स देखने को मिलती है। टेराकोटा जो है की मूर्तियाँ यहाँ पे, सॉरी, शिप्स यहाँ पे नाव देखने को मिलती है, ठीक है।
ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है फिगर, इसको बोलते हैं जॉइंट बरियल। दो लोगों के स्केलेटन एक साथ मिले थे, इस वजह से इसको जॉइंट बरियल मानते हैं। ये आपका देख सकते हो यहाँ पे डॉक यार्ड इसका, ठीक है। फायर अल्टर भी मैंने शायद लगाने के लिए बोला था लेकिन लगी नहीं है, ठीक है। फायर अल्टर की फोटो नहीं लगी, लेकिन हवन बेदी जो होती है उसको बोलते हैं फायर अल्टर। कालीबंगा आप देखते हैं, कालीबंगा भी इंपॉर्टेंट साइट है आपकी। कहाँ पे है? राजस्थान में है। किस नदी के किनारे है? घग्गर रिवर के किनारे है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पे है और किस नदी के किनारे है। क्या मिला था यहाँ से? तो ब्लैक बेंगल्स यानी काली चूड़ियाँ मिली थी यहाँ से देखने को, और प्लॉसेर मिला था। प्लॉसेर का मतलब होता है जो हल होते हैं, ठीक है। प्लोफील्ड भी मिली थी, जुते हुए खेत के साथ से मिले थे, और हल के साथ यहीं से मिले थे आपके, ठीक है। 7 फायर अल्टर्स मिले थे। 7 फायर अल्टर्स अगर आपसे पूछते तो आपको कालीबंगा याद रखना। अगर फायर अल्टर पूछता है आपको तो कालीबंगा तो मिले ही, साथ में आपके लोथल में मिले थे, ठीक है। ईच हाउस हैज ओन वेल। जो कालीबंगा वाली साइट डिस्कवर हुई उसमें जितने भी घर पाए गए, ठीक है, जितने भी घर मिले हैं उनमें कुआं जरूर मिला है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है हर घर में अपना कुआं होता था, ठीक है। कैमल बोन, ऊँट की हड्डी देखने को मिली है, ऊँट का कंकाल देखने को मिला है यहाँ पे। ये आपके देख सकते हो यहाँ पे मैंने लगा रखा है, ये आपके 7 फायर अल्टर है, ठीक है, हवन बेदिया है। ये आप देख सकते हो जो हर घर में कुआं मिला है देखने को। ये आपका कैमल का स्केलेटन है, मतलब ऊँट की हड्डी है। ये यहाँ से आप प्लोफील्ड यानी जुते हुए खेत के साथ से यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। सुरकोटदा की बात करें तो इसमें एक पॉइंट ही आपको याद रखना है, 1 सिंगल बोन ऑफ हॉर्स, एक घोड़े की हड्डी मिली है सुरकोटदा से, ठीक है। और ये एक कोस्टल एरिया था, मतलब तटीय क्षेत्र था, ठीक है। एक बोन मिली है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि घोड़े की एक हड्डी कहाँ से मिली है तो आपको याद रखना है सुरकोटदा से मिली है। अगर आपसे पूछता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे तो आपको आंसर करना है नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोग एक हड्डी के बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि हाँ वो लोग घोड़े के से परिचित हुआ करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी साइट लिखी है, धौलावीरा। धौलावीरा आपकी इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। क्या देखने को मिला है? तो जाइंट वाटर रिजर्वायर देखने को मिला है, डिवाइडेड इन 3 पार्ट, ठीक है। मैंने पहले बोला था जब मैंने टाउन प्लानिंग बताई थी कि इनके 2 पार्ट में टाउन डिवाइड हुआ करते थे, सिटाडेल या एक्रोपोलिस और लोअर टाउन। उसमें मैंने ये भी बोला था कि एक साइट ऐसी मिली है जो 3 भागों में डिवाइड थी, और अभी एक साइट ऐसी भी है जिसमें सिटाडेल आपका जो है नहीं है, ठीक है। वो भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो धौलावीरा है ये 3 भागों में डिवाइड थी। कौन कौन सी? एक तो आपकी अपर टाउन था, मिडिल टाउन था और लोअर टाउन था। अपर टाउन को ये हम लोग सिटाडेल या एक्रोपोलिस के नाम से जानते हैं। जाइंट वाटर रिजर्वायर यानी एक विशाल एक तरह से क्या बोल सकते हो, जाइंट रिजर्वायर एक विशाल पानी इकट्ठा करने के लिए मिला है, ठीक है, वाटर रिजर्वायर मिला है। और इसमें एक पॉइंट और लिखा है, इंडियाज फर्स्ट आईवीसी साइट टू बी अवॉर्डेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस बाय यूनेस्को। वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व विरासत की एक साइट घोषित किया गया है किसको? धौलावीरा को। ये आपका वाटर रिजर्व है जिसमें ये लोग अपना पानी स्टोर करके रखते थे, ठीक है। अब बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी जो कि एक हरियाणा की साइट है, किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया है। अगर इंडिया सबसे बड़ी साइट आपसे पूछती है तो मोहनजोदारो है, लेकिन अगर आपसे पूछे इंडिया में सबसे बड़ी साइट कौन सी है आईवीसी की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आपको याद रखना है राखीगढ़ी, ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा में। यहाँ पे क्या मिला है? टेराकोटा व्हील्स एंड टॉयज मिले हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ टेराकोटा के व्हील्स एंड टॉयज हैं, ठीक है। भिराना, भिराना आप देखते हैं एक नई साइट भिराना, ठीक है, हरियाणा की है और ओल्डेस्ट साइट है, ठीक है। ये सबसे पुरानी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, भिराना। कहाँ पे है? हरियाणा। बस इतना ही आपको इससे याद रखना है। आप देखते हैं बनावली के बारे में, ठीक है। ये भी एक साइट है। अभी तक लगभग 1500 से ज़्यादा साइट डिस्कवर हो चुकी है टोटल, ठीक है। 1500 से ज़्यादा साइट डिस्कवर हो चुकी है, लेकिन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट साइट जिससे क्वेश्चन बनते हैं वही सारी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। बनावली में आपको याद रखना है किस नदी के किनारे है? हरियाणा में। किसने इसको डिस्कवर किया था? तो आर.एस. बिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे आपको लैक ऑफ ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता था, मतलब यहाँ पे जो पहले मैंने बताया था ग्रिड सिस्टम क्या होता है कि जो सड़कें एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे काटती है, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? बनावली में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पे ग्रिड सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, तो आपको याद रखना है बनावली। बाले यहाँ पे मक्का के साथ देखने को मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ भी एक साइट डिस्कवर हुई थी। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रोपड़ में जो बरियल मिले थे उनमें बरियल के साथ साथ, मतलब जो लोग दफनाए गए थे उनके साथ कुत्ते भी दफन किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है बरियल विद डॉग। ओवल बरियल पिट यहाँ पे भी देखने को मिलता है, लेकिन ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ऊपर वाला है, बरियल विद डॉग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुत्ते के साथ लोग कहाँ दफनाए गए थे, तो याद रखना आपको रोपड़ में। फिर आगे आती है चनहुदरो। चनहुदरो आपकी ऐसी साइट है
जो जिसमें सिटाडेल आपका मौजूद नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था एक ऐसी साइट भी है जहाँ पे सिटाडेल मौजूद नहीं है, तो वो है आपकी चनहुद्रो। कहाँ पे है? सिंध में है। किस नदी के किनारे है? इंडस रिवर के किनारे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला है? बीड मेकिंग शॉप, जो ज्वेलरी बनाते थे उनकी दुकानें यहाँ पे देखने को मिली हैं। कहाँ पे? चनहुद्रो में, ठीक है। सनावली आपको देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश में। एक्सटेंडेड बरियल देखने को मिलता है यहाँ पे। एक्सटेंडेड बरियल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गहराई में जाके दफन किया जाता था लोगों को, ठीक है। फिर आपका आता है लास्ट साइड थी सुतका गंडोर, ठीक है। सुतका गंडोर जो है, इसमें आपको एक पॉइंट बस याद करके रखना है कि ये एक ट्रेडिंग पॉइंट था बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन। बेबीलोन की सभ्यता भी इन्हीं के समकालीन चल रही थी, तो ये एक ट्रेडिंग पॉइंट हुआ करता था, ठीक है, सुतका गंडोर आपका। सो ये थी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक फोटो लगा रखी है। इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ था। भाई इतनी सभ्यता, इतनी सभ्य कम्युनिटी के लोग रहते थे, शहरी सभ्यता थी, इतना अच्छा इनका टाउन प्लानिंग हुआ करती थी, तो इनका अंत कैसे हुआ? तो कुछ अलग अलग थ्योरीज मानते हैं कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडो आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था इंडिया में, उन्होंने आक्रमण कर दिया इनके ऊपर, तो वहाँ से इनका अंत होता है, ठीक है। और कुछ लोग मानते हैं अर्थक्वेक आ गया था, इस वजह से इनका अंत हुआ था। कुछ लोग ये मानते हैं सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल दिया था, इस वजह से इनका अंत हो गया था। तो अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फोटो लगा रखी है वो ये दर्शा रहा है कि ये जो है इंडो इंडियन है, जो कि मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये आपका तुर्की वाला है, यहाँ ये लोग फैले हुए थे, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं, ये थ्योरी मानी जाती है कि यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी, तो ये लोग माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, तो वही ये रास्ता दिखाया गया है कि ये लोग इधर से होते हुए इंडिया आए और इन पे आक्रमण कर दिया, जिसके बाद ये सभ्यता खत्म हो जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पे स्केलेटन मिले हैं, जो हड्डियाँ मिली हैं, उसमें कहीं भी किसी भी चोट या घाव के निशान नहीं मिले हैं। तो ये सभ्यता, जो ये थ्योरी है, वो बहुत कम मानी जाती है। कई लोग मानते भी हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। तो इंडो आर्यंस का अटैक माना जाता है, इस वजह से इनका अंत हुआ था। और ऐसे करके आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का अंत होता है और बाद में स्टार्ट हो जाता है आपका वैदिक ईरा, वैदिक काल। सो कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।